रेगिस्तान की तपती रेत, दूर दूर तक सन्नाटा, और एक फकीर जो सिर्फ अल्लाह के भरोसे सफर पर निकला था। लेकिन अचानक एक वीरान टीलों के पीछे उसे दिखाई दी दो जवान लड़कियां। न कोई काफिला, न कोई साया। ये कौन थीं? अल्लाह की भेजी मदद या किसी बड़े राज का इशारा? इस कहानी में है रहमत भी, इम्तिहान भी, और एक ऐसा सबक जो इंसान की फितरत और तकदीर दोनों से जुड़ा है। शमशाबाद के सुनसान इलाके नूरानपुर में रेत से घिरे एक पुराने मिट्टी के घर में एक 80 साल का बुजुर्ग फकीर अकेले रहता था। वो घर जैसे वक्त से कटकर एक कोने में ठहरा हुआ था। उस रात भी जब आसमान पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हर दिशा में खामोशी गूंज रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फकीर चौंक पड़ा। वह बिस्तर से उठा और धीमे से बुदबुदाया, इस वीराने में इतनी रात गए कौन हो सकता है? यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया। दस्तक अब और तेज हो चुकी थी। संदेह और जिज्ञासा के बीच उसने दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। दो जवान बेहद हसीन लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थीं। उनका चेहरा थकान और डर से भरा था, लेकिन आंखों में किसी अनजानी उम्मीद की झलक थी। फकीर ठिठक गया। कुछ पल उन्हें निहारता रहा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, बेटियों, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह में रात को यहाँ कैसे पहुंची? लड़कियों में से एक ने थकी आवाज में जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। रोशनगढ़ की तरफ जा रहे थे, मगर दिशा गुम हो गई। अगर आप मेहरबानी करें तो क्या हम एक रात यहाँ रह सकते हैं? सुबह होते ही निकल जाएंगे। फकीर के दिल में अजीब सी हलचल उठी। उसकी आंखें जैसे उनसे हटना ही नहीं चाहती थीं। लेकिन खुद को संभालते हुए उसने कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर में दाखिल हो गईं। फकीर ने उन्हें एक कोना दिखाया और कहा, यहीं आराम कर लो बेटी। लड़कियों का नाम सफिया और इनाया था। थोड़ी ही देर में वे नींद में डूब गईं, मगर रात के अंतिम पहर में सफिया को कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने नींद में करवट ली और धीरे से आंखें खोलीं। उसने देखा फकीर ठीक उसके पास झुका खड़ा है और गहरी नजरों से उसे देख रहा है। सफिया घबरा गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने चौंकते हुए पूछा। फकीर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, मुझे लगा शायद तुम्हें ठंड लग रही हो, चादर देने आया था। सफिया ने चादर खींची, मगर उसकी निगाहों में अब शंका साफ झलकने लगी थी। उसने गुस्से में करवट बदली और कहा, अब जाइए, हमें सोने दीजिए। फकीर लौट तो गया, मगर उसके चेहरे पर एक बेचैन सी तसल्ली थी। सुबह होते ही दोनों लड़कियां तैयार हुईं और शुक्रिया अदा करके जाने लगीं। मगर फकीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे बेटियों, इतनी दूर जाना है तुम्हें? एक दिन और रुक जाओ, कल सुबह किसी से कहकर तुम्हारे लिए सवारी भिजवाता हूँ। सफिया ने संदेह से उसकी ओर देखा। हमें जाना ही होगा। मगर फकीर अब थोड़ा ज्यादा करीब आ गया था। उसने सफिया का हाथ थामते हुए कहा, बस एक रात और रुक जाओ। बेटियों, सफिया ने झटके से हाथ छुड़ाया और आंखें तरेरीं। ये कैसा जोर है? क्या चाहते हो? फकीर ने नरम आवाज में कहा, कल सब ठीक कर दूंगा, आज बस रुक जाओ। हालांकि दिल में दुविधा थी, लेकिन फकीर के बदले हुए लहजे और थकान के चलते वे रुकने के लिए राजी हो गईं। दिन भर फकीर बड़ी नरमी से पेश आता रहा, मगर उसकी निगाहों में एक गहराई थी, कोई ख्वाहिश, कोई सोच जो आंखों से छिपी नहीं रह पा रही थी। रात फिर उतर आई। लड़कियां एक कोने में चुपचाप लेट गईं। फकीर भी अपनी जगह लेट गया। लेकिन जब चारों तरफ नींद और खामोशी का आलम गहराया, वह फिर उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वह सफिया के पास पहुंचा, चुपचाप बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। तभी सफिया की नींद खुल गई। वह घबरा कर उठी और तीखे लहजे में बोली, आप फिर से यहाँ? अब क्या चाहिए? फकीर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं बस तुम्हें तकिया देने आया था। तुम ऐसे ही लेटी थी, गर्दन में तकलीफ हो जाएगी। सफिया ने तकिया लिया और गुस्से से मुंह फेर लिया। अब चले जाइए। रात का सन्नाटा गहरा चुका था, लेकिन फकीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बिस्तर पर लेटा हुआ वह खुद से बातें कर रहा था, जैसे उसके दिल का कोई कोना किसी तड़प से भरा हो। कल सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी और शायद फिर कभी न मिले, उसने खुद से कहा। मगर नहीं, यूं ही जाने नहीं दूंगा, कोई न कोई बहाना बनाना होगा। इसी बेचैनी और ख्यालात में डूबा वह कब नींद की आगोश में चला गया, पता ही नहीं चला। सुबह की ठंडी हवा के साथ दोनों लड़कियां उठीं। उनके चेहरे पर सफर की थकान के साथ साथ एक उम्मीद भी थी। वे फकीर के पास आईं और कहा, क्या हमारे सफर का कोई इंतजाम हो पाया? हमें निकलना है। फकीर ने उन्हें कुछ पलों तक चुपचाप देखा, जैसे आंखों से कोई जंग चल रही हो। फिर धीरे से बोला, नहीं बेटियों, आज तुम नहीं जा सकती। ये सुनकर दोनों चौंक गईं। क्यों नहीं? सफिया ने सवाल किया। क्या बात है? फकीर ने हल्की आवाज में कहा, अभी कोई सवारी नहीं मिली। उम्मीद है कल सुबह एक काफिला रोशनगढ़ की तरफ रवाना होगा। अगर तुम चाहो तो आज की रात यहीं आराम कर लो। इनाया ने सफिया की तरफ देखा
और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। ठीक है, अगर काफिला कल तक आ रहा है तो आज और रुक जाते हैं। यह सुनते ही फकीर के चेहरे पर एक ढकी छुपी राहत नजर आई। उसकी आंखों में जैसे कोई परछाई सी चमक उठी जो रह रहकर बुझ भी जाती थी। पूरा दिन वो बिना कुछ बोले एक कोने में बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी निगाहें अब मासूम नहीं रहीं। उनमें एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी अधूरी ख्वाहिश को दबाए बैठा था। जैसे जैसे रात ढलने लगी उसकी बेचैनी और गहराने लगी। लड़कियां अपने बिस्तर पर चली गईं और जल्दी ही उनींदी हो गईं। उधर फकीर की आंखों में नींद न थी, सिर्फ उथल पुथल थी। उसकी निगाहें बार बार उस कोने की तरफ जा रही थीं जहां वो दोनों सोई थीं। धीरे धीरे वह उठा, बिस्तर से बाहर निकला और दबे पांव उनकी तरफ बढ़ा। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा, फिर सफिया के पास जाकर बैठ गया और उसके बालों को हल्के हाथों से सहलाने लगा। तभी सफिया ने करवट ली। डर के मारे वह तुरंत पीछे हट गया और इनाया के पास चला गया। अब उसने इनाया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा, जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। इसी बीच इनाया की आंख खुल गई। वह घबरा कर उठ बैठी और कुछ कहने ही वाली थी कि फकीर ने जल्दी से उसका मुंह ढांप लिया। फिर कुछ ही पलों में वह जैसे होश में आया और भागकर अपने बिस्तर पर लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इनाया सारी रात कांपती रही। उसकी रूह जैसे ठिठुर गई थी। वो सोचती रही, क्या यह वही फकीर है जो खुद को अल्लाह वाला कहता था? क्या यही असलियत थी उसकी? उसने रात को किसी तरह काटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हुई तो दोनों लड़कियां जल्दी से उठीं और सीधे फकीर के पास पहुंची। क्या अब काफिला आया? हमें अब जाना है, उन्होंने कहा। फकीर ने उनकी आंखों में झांकते हुए बस इतना कहा, नहीं बेटियों, अभी तक कोई काफिला नहीं आया। लड़कियां उस वक्त चौंक गईं जब फकीर ने फिर कहा कि काफिला नहीं आया। सफिया ने हैरत से कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि आज ही पहुंचेगा। फकीर ने लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, हाँ उम्मीद थी, मगर लगता है देर हो गई है, शायद शाम तक पहुंचे। दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं और फिर धीमे स्वर में कहा, ठीक है, हम शाम तक रुक जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि बात वहीं खत्म हो। फकीर कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुकाकर चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसकी निगाहें अब पहले से भी ज्यादा ठहरी हुई और अजीब थीं, जैसे कोई भीतर की हलचल को छुपा रहा हो। सफिया ने धीरे से इनाया के कान में कहा, मुझे अब इसकी नजरें खटकने लगी हैं। इनाया ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें इस जगह से जल्द निकलना चाहिए। सफिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताया, रात को यह मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश की। इनाया ने चौंकते हुए जवाब दिया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब दोनों का मन पूरी तरह आशंकाओं से भर चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो हो, आज की रात आखिरी होगी, चाहे काफिला आए या नहीं, अब रुकना नहीं है। शाम ढलने लगी थी। लड़कियां अभी आपस में बात ही कर रही थीं कि फकीर खुद पास आ गया। उसकी आवाज में बनावटी नरमी थी। मुझे लगता है अब काफिला सुबह तक ही आएगा। वो लोग भारी सामान के साथ आते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, एक रात और रुक जाओ। इनाया ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, नहीं, अब हम और नहीं रुक सकते, हमें अभी निकलना है। फकीर थोड़ा और पास आया, रात होने को है, ये वीराना, जंगली जानवर, रास्तों का कोई भरोसा नहीं, तुम लोग जवान हो, खतरा बढ़ सकता है। उसके लहजे में फिक्र कम और एक अजीब सी चाल थी। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर झिझकते हुए कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे जो हो जाए, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फकीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उस मुस्कुराहट में अब भी कोई रहस्य छिपा था। रात गहरा चुकी थी। सफिया और इनाया अब सजग थीं, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई थीं, आंखें खुली मगर शरीर स्थिर। वे एक दूसरे से धीमे स्वर में बात कर रही थीं। बस किसी तरह यह रात कट जाए, सफिया ने कहा। इनाया ने जवाब दिया, आंखें बंद रखो, ऐसे जैसे हम सो रहे हैं। फकीर दूर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख बार बार उन पर टिक जाती। जब उसे यह लगा कि वे हिल नहीं रहीं, उसने भी आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि लड़कियां गहरी नींद में हैं, वह अपने बिस्तर से धीरे से उठा, दबे पांव उनके पास गया और सफिया के पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे धीरे उसके पैर सहलाने शुरू किए। तभी सफिया की आंख हल्के से खुली। उसे थोड़ा एहसास हुआ तो फकीर झट से पीछे हट गया। फिर वह इनाया की ओर गया और उसके पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगा। इनाया की आंख भी अचानक खुल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस घबराकर करवट बदल ली और मुंह ढक लिया, लेकिन उसकी हरकत ने साफ कर दिया कि वह सब समझ चुकी है। फकीर चुपचाप अपने बिस्तर की ओर लौटा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर किसी पछतावे की कोई लकीर नहीं थी। हाँ,
दिल की धड़कनों में हलचल जरूर थी। सुबह की हल्की किरणें झोपड़ी के दरवाजे से भीतर झांकने लगीं। सफिया और इनाया अब इंतजार नहीं कर सकती थीं। वे तेज कदमों से फकीर के पास पहुंची। चेहरों पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तो क्या अब आया तुम्हारा काफिला? सफिया ने तीखे स्वर में पूछा। फकीर कुछ पल चुप रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, नहीं, अब तक तो नहीं आया। इनाया ने तीखी नजर से देखा। हमें पहले ही शक था, तुम हमें बहलाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम हमें किसी और इरादे से रोकना चाहते हो, अब और नहीं। सफिया ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की ओर बढ़ी। चलो बहन, अब और वक्त बर्बाद नहीं करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, फकीर सामने आ गया। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा सख्त था। तुम यूं ही नहीं जा सकती, हटो रास्ते से, इनाया ने चेताया, वरना हम जोर से चीखेंगी। फकीर ने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, यह सुनसान इलाका है बेटियों, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सफिया ने गुस्से से कहा, तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। क्या चाहते हो आखिर? उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। जिसे ढूंढने तुम रोशनगढ़ जा रही हो वो शायद यहीं पास में हो। लड़कियां एक पल को चौंक गईं। इनाया ने शकबरी आवाज में कहा, और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कुछ बातें वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती, मगर एक बात कहूंगा, अगर आज की रात तुम यहीं रुक गईं, तो मुमकिन है तुम्हें रोशनगढ़ जाना ही न पड़े। सफिया और इनाया अब काफी उलझ चुकी थीं। यह शख्स हर बार उन्हें एक और रात रुकने के लिए मजबूर करता था, मगर अब उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ चाल नहीं लग रहा था। ये बूढ़ा आखिर हमें बार बार क्यों रोकता है? सफिया मन ही मन सोचने लगी। फकीर ने फिर से विनम्रता से कहा, बस एक रात और, सुबह सब बताऊंगा। शायद तुम्हारे सवालों का जवाब यहीं मिल जाए। लड़कियां अब असमंजस में थीं। मन में डर था, मगर उस डर के साथ अब एक सवाल भी जुड़ गया था, क्या वाकई ये जानता है कि हम किसकी तलाश में हैं? उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका और फिर तय किया, अब और नहीं। इनाया ने ठंडे लहजे में कहा, हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। उन्होंने फकीर को धक्का दिया और तेज कदमों से झोपड़ी से बाहर निकल गईं। पीछे से फकीर की आवाज गूंजी, रुको, अगर चली गईं तो सब तबाह हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद दोनों थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। सांसें तेज थीं, लेकिन दिलों में बेचैनी उससे भी ज्यादा। तभी पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाज आई। फकीर हांफता हुआ उनके पास पहुंच चुका था। उसने रुंधे स्वर में कहा, एक आखिरी बार कह रहा हूं, आज की रात अगर मेरे पास रुक जाओ तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम रोशनगढ़ में तलाशने निकली हो। अब इनाया ने सख्ती से कहा, अगर सच में कुछ जानते हो तो साफ साफ बताओ। फकीर की आंखों में गहराई उतर आई। उसने नरमी से कहा, अगर मैं अभी सब बता दूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन एक बात कह सकता हूं, तुम दोनों अपने शौहर की तलाश में हो। यह सुनकर जैसे वक्त थम गया। तुम्हें कैसे पता? सफिया ने हक्का बक्का होकर पूछा। फकीर अब गंभीरता से बोला, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं हैं। और जवाब भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात इस झोपड़ी में रुकना होगा। उसकी बात सुनकर दोनों की रूह कांप उठी। एक अजीब सा डर, संशय और उलझन उनके चेहरों पर उतर आया। इनाया ने धीमे स्वर में कहा, यह क्या नई शर्त है? अब यह हमें किस ओर ले जाना चाहता है? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर सफिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात होगी। उसके लहजे में थकान थी, लेकिन फैसला पक्का था। फकीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, जैसे बरसों की कोई दुआ आज कबूल हुई हो। उसकी आंखों में राहत की चमक थी, जैसे कोई रहस्य अब पूरा होने वाला हो। अल्लाह तुम्हें समझदार बनाए, उसने बुदबुदाया और गर्दन झुका ली। तीनों फिर उसी पुरानी झोपड़ी की ओर लौटने लगे। इस बार लड़कियां आगे थीं और फकीर उनके पीछे। अब उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मगर उसका चेहरा बता रहा था, आज की रात उसके लिए मामूली नहीं। वो सोच रहा था, कभी कभी किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधा अंदर आ जाती है, और आज वही लम्हा है। रात ढलने लगी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था और भीतर बेचैनी। सफिया और इनाया अब सतर्क थीं। लेटी जरूर थीं, मगर नींद दोनों से कोसों दूर थी। हर आहट पर उनकी आंखें खुलती, एक दूसरे की ओर देखती, फिर चुप हो जाती। फकीर अपने कोने में बैठा रहा। अंधेरे में उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं पर थीं। जब रात का आखिरी पहर आया, वो धीरे से उठा, झोपड़ी के भीतर चुपचाप चला। पहले सफिया के पास पहुंचा, कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। सफिया झटके से उठी, हाथ छुड़ाया और उससे मुंह फेर लिया। कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, बस गुस्से से भरी खामोशी। फकीर फिर इनाया के पास गया, उसके पास बैठा, माथे पर हल्का सा बोसा दिया। इनाया चौंकी, मगर कुछ न बोली। उसकी आंखों में डर साफ था। फकीर वापस अपने कोने में चला गया।
उसकी आंखों में पशेमानी नहीं थी, बल्कि इंतजार का एक मुकम्मल एहसास था। सुबह की पहली रोशनी झोपड़ी की मिट्टी से छनती हुई अंदर पहुंची। लड़कियां अब भी जाग रही थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर उससे ज्यादा खौफ जो बीती रात ने उनके दिलों पर उकेरा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। मगर जैसे ही बाहर कदम रखा, उनकी निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वो एक जवान आदमी था, रोशन चेहरा, साफ लिबास, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां चौंकी। वो धीरे से उसके करीब गईं। तुम कौन हो? इनाया ने पूछा। उसने धीरे धीरे चेहरा घुमाया और जैसे ही नजरें मिलीं, दोनों लड़कियों की चीख निकल गई। ये तो हमारे शौहर हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल जैसे यकायक राहत से भर गया हो। वो दौड़कर उससे लिपट गईं। बरसों की तलाश जैसे आज पूरी हो गई हो। तुम यहाँ कैसे? सफिया ने कांपती आवाज में पूछा। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? नौजवान ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा। नहीं, यह हकीकत है। मैं लौट आया हूँ तुम्हारे पास। इनाया की आंखों में सवाल था। लेकिन तुम इस झोपड़ी में कैसे आए? वो फकीर कहाँ गया? क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब वहां सुकून था, मगर साथ ही एक राज भी। उसने शांत स्वर में कहा, पहले उस फकीर को ढूंढो, फिर मैं सब बताऊंगा। लड़कियां झोपड़ी के कोने कोने में खोजने लगीं, मगर वह कहीं नहीं था। वो वापस आईं। वो तो जैसे गायब हो गया हो। नौजवान ने लंबी सांस ली और बोला, अब वक्त है तुम्हें सब सच बताने का। सालों पहले, उसने कहना शुरू किया, मैं बाजार गया था। रास्ते में एक बुजुर्ग और एक बहुत खूबसूरत लड़की मिली। बातों बातों में मैंने हल्के फुल्के मजाक में उस लड़की से कहा, तुम इस बूढ़े के साथ क्या कर रही हो? किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मैं हंस रहा था, लेकिन शायद ये मजाक नहीं होना चाहिए था। उसने थमकर कहा। उस लड़की ने मेरी ओर देखा, कुछ बुदबुदाया और एक फूंक मारी। एक पल में सब बदल गया। मैं फकीर बन गया, वही बूढ़ा, और वो फकीर मेरी शक्ल ले चुका था। लड़कियां सन्न थीं। उसने कहा, अब तुझे समझ आएगा कि अल्फाज का जहर कैसा होता है। तू उसी हालत में रहेगा जब तक तुझसे मोहब्बत करने वाले लोग तुझे उसी रूप में कबूल न करें। उसने आगे कहा, मैं तब से इस झोपड़ी में था, फकीर की शक्ल में, इंतजार करता हुआ सिर्फ उस घड़ी का जब तुम मुझे पहचानो, जब मोहब्बत शक्ल नहीं देखे। लड़कियों की आंखों में अब सिर्फ आंसू थे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं, सच्चाई की रोशनी के थे। लड़कियां अब बिल्कुल चुप थीं, जैसे जुबान को ताले लग गए हों और सांसें किसी अनजाने डर से जमी हुई हों। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थीं। नौजवान ने उनकी खामोशी को महसूस किया और आगे कहना शुरू किया। उस लड़की ने जाते जाते एक राह भी छोड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, उसने कहा था, अगर कभी वो लोग जिनसे तू रूह की गहराई से मोहब्बत करता है तुझे बिना पहचाने ढूंढते हुए इस वीराने तक आ जाए, तेरे साथ रह लें, तुझे अपनाएं और तेरा भेद जाने बिना तुझसे वफा करें, तो तू फिर अपनी असल शक्ल पा लेगा। उसने रुककर एक गहरी सांस ली। मगर शर्त ये भी थी, मैं अपनी असल पहचान कभी किसी को खुद नहीं बता सकता। ये सुनकर सफिया और इनाया का बदन कांपने लगा। उनकी आंखों से बेजुबान आंसू बहने लगे। तो क्या वो फकीर वो तुम थे? इनाया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी रोशनी थी। हाँ, उसने कहा, मैं ही था वो फकीर जिसकी शक्ल तुम देख नहीं पाई, मगर जिसकी मोहब्बत अब भी तुम्हारे दिलों में जिंदा थी। ये सुनकर लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं। वो दौड़कर उससे लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही न सके। नौजवान ने उनके सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई बाप अपने मासूम बच्चों को तसल्ली देता है। तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, उसने सुकून से कहा। जब सूरत बदल जाती है तो पहचान मुश्किल हो जाती है, लेकिन तुमने मेरा दिल नहीं बदला। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा सब्र, यही सब मेरी रिहाई की वजह बने। अब फिजा में सुकून था। अंधेरे की चादर हट चुकी थी और मोहब्बत की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। वो तीनों एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ चले, जहां अब कोई शक, कोई परछाई, कोई दूरी नहीं थी। अब सिर्फ यकीन था, वो यकीन जो मुश्किलों की आंच में तपकर और भी खालिस हो गया था। कहते हैं सच्ची मोहब्बत की राह आसान नहीं होती, मगर अगर वो सब्र, वफा और सच्चाई के साथ निभाई जाए तो वो एक दिन इनाम बन जाती है। चेहरे तो वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन दिल की पाकीज़गी और नीयत का उजाला हर रूप में चमकता रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हकीकी दास्तानें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी होती है। हो सकता है किसी और की जिंदगी में भी ये रोशनी बन जाए। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा लम्हा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। वो कौन सी बात थी जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, या वो मोड़
जहां आपकी आंखें नम हो गईं। आपके अल्फाज हमारे लिए सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि एक दुआ की तरह होते हैं, जो हमारी मेहनत को मकसद देती है और आगे भी कुछ बेहतर रचने की हिम्मत देती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों तक उतर जाने वाले तजुर्बे होते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी जिंदगी में भी ऐसी रहमतें बरसाए जैसी इस फकीर को रेगिस्तान में मिली थीं। जज़ाका अल्लाहु खैरन।